सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सभी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं आप आसानी से उन्हें हल कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 को हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। यह ऐतिहासिक स्थापना बम्बई, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। याद में रख लेना है, बम्बई जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उस समय देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो वो था 72 प्रतिनिधियों ने। अब संस्थापक कौन थे? तो वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो वो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। अब इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वेमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किसने की थी, यानी किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अब इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज मुख्य रूप से 1921 में हुई थी। अब हड़प्पा सभ्यता जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जो रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। खोज करता है राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के खोज करता है राय बहादुर दयाराम साहनी। अब फिर इसके बाद में 1922 में मोहनजोदड़ो की भी खोज हुई थी। याद में से रख लेना है, ये सभी पॉइंट्स को याद में रख लेना है, सभी पॉइंट्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं कि सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। उन्हें यह उपाधि जो है उनकी कविता में रंग, कल्पना और गीत के गुण के कारण महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। याद में रख लेना है कि यह उपाधि जो है भारत की कोकिला की जो उपाधि है वो उनके कविता और उनके आवाज़ की वजह से महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली वह पहली महिला थी, पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। अब स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। याद में रख लेना है, उत्तर प्रदेश की थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, ये भी याद में रख लेना है। और इनका जो जन्म है वो हुआ था 13 फरवरी के दिन, इसलिए हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जबकि इनका उस दिन जयंती आती है और उन्हीं के जयंती के अवसर पर हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी के दिन में। याद में रख लेना है। और वहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो वो हम मनाते हैं 8 मार्च के दिन। तो ये दोनों डिफरेंस को याद में रख लेना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करें तो वह है 13 फरवरी के दिन। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। वायुमंडल दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो वायु दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए मुख्य रूप से बैरोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। याद में रख लेना है, वायु दाब को मापने के लिए मुख्य रूप से बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह उपकरण वायुमंडल के दबाव को मापता है और मौसम के पूर्वानुमान जैसे आंधी तूफान की
चेतावनी में भी मदद करता है। याद में से रख लेना है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भागड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतलुज नदी पर बना हुआ है। भागड़ा नागल बांध जो है वो सतलुज नदी पर बना हुआ बांध है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो भागड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना हुआ है। याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में है भांगड़ा नागल बांध, जो कि बिलासपुर जिले के सतलुज नदी पर बना हुआ है। इस बांध के पीछे का जलाशय गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इसके पीछे का जो जलाशय है उसे गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। यह 1856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। याद में रख लेना है, पहला सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध और दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भागड़ा नागल बांध। ये दोनों पॉइंट्स को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है बेंगलुरु में। इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु शहर में स्थित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु के कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद में रख लेना है, वो कर्नाटक के बेंगलुरु राज्य में स्थित है, बेंगलुरु शहर में, शहर है बेंगलुरु, जो एक शहर है वो कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में स्थित है। अब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम इसरो का जनक कहते हैं। याद में रख लेना। और पहले अध्यक्ष थे, यानी और वो इसरो के पहले अध्यक्ष थे। और जो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जो 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। ये भी अच्छी तरह से याद में रख लेना है। हमारे भारत देश का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है कि एनएसजी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है एनएसजी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की जो स्थापना है वो 1984 में गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। 1984 में हुई थी एनएसजी की स्थापना, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब नेशनल सुरक्षा गार्ड को ब्लैक कैट्स के रूप में भी जाना जाता है। याद रखना है, ब्लैक कैट्स किसे कहते हैं? तो एनएसजी को कहते हैं। अब इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में स्थित है। एनएसजी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। एनएसजी का प्राथमिक उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना है। याद रखना है, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना है एनएसजी का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि कालिदास किस शासक के दरबार से संबंधित थे? तो वो थे विक्रमादित्य के दरबार से। कालिदास का जो संबंध था जो कि विक्रमादित्य के दरबार से था। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते थे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो हमारे देश के महान संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे। याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित है कालिदास। अब कालिदास की जो उपाधि विशेषता थी वो राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थी। जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अब कालिदास को उनकी उत्कृष्ट काव्य शैली के लिए भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अब उनकी जो प्रमुख रचनाएं है वो है अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम है कालिदास के मुख्य रचनाएं। याद में रख लेना है, ये भी प्रश्न पूछा गया था कि मेघदूत किसकी रचना है? तो वो कालिदास द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। निर्माता जो है वो है राजा नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं सदी में इसे बनाया था। याद में रख लेना है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो राजा नरसिंहदेव ने बनाया था 13वीं शताब्दी में। अब ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो काले ग्रेनाइट से निर्मित होने के कारण इसे काला पैगोड़ा यानी ब्लैक पैगोड़ा भी कहते हैं। ये भी याद में रख लेना है, ब्लैक पैगोड़ा कहा जाता है काले ग्रेनाइट से निर्मित होने के वजह से।
अब यूनेस्को ने इसे 1984 में विश्व धरोहर घोषित किया है। याद में रख लेना है, यूनेस्को द्वारा इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर भी घोषित किया हुआ है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है जी.वी. मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। याद रखना है, गणेश वासुदेव मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। उन्होंने 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक कार्य किया, इनका कार्यकाल रहा। अब इन्हें लोकप्रिय रूप से दादा साहेब भी कहा जाता था। याद रखना है, इन्हें लोकप्रिय रूप से दादा साहेब भी कहा जाता था। जी.वी. मावलंकर को लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट्स अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि जी.वी. मावलंकर को लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स को याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो गायत्री मंत्र मुख्य रूप से ऋग्वेद में वर्णित है। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है, जो कि ऋग्वेद 3.62.10 है। अब मंत्र प्राचीन सूर्य देवी सावित्री को समर्पित है। अब इसे सावित्री मंत्र भी कहते हैं। गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। अब इसके जो रचयिता है वो ऋषि विश्वामित्र है। सावित्री मंत्र के जो रचयिता है यानी गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वो ऋषि विश्वामित्रा है। अगला प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक है APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा पुस्तक लिखी गई है विंग्स ऑफ फायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। याद रखना है, विंग्स ऑफ फायर जो है वो पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इस पुस्तक के सह लेखक अरुण तिवारी है। इस पुस्तक के जो सह लेखक वो अरुण तिवारी है। और विंग्स ऑफ फायर जो है वो 1999 में प्रकाशित हुई थी। 1999 में प्रकाशित की गई थी विंग्स ऑफ फायर पुस्तक। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सभी को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में स्थित है। ऊंचाई जो है वो लगभग 15 किलोमीटर से 30 से 40 किलोमीटर तक है समताप मंडल की ऊंचाई। अब मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है सूरज की हानिकारी पराबैंगनी UVB किरणों को अवशोषित करना है। इसका मुख्य कार्य ओजोन परत का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही जवाब है लैक्टोमीटर से मापते हैं। दूध की जो शुद्धता है वो हम लैक्टोमीटर से मापते हैं। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो दूध की शुद्धता मुख्य रूप से लैक्टोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। यह उपकरण दूध के घनत्व यानी डेंसिटी और अपेक्षित गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की जांच कर उसमें पानी की मिलावट का पता लगाता है। यह जो उपकरण है वो दूध में घनत्व यानी उसकी डेंसिटी और अपेक्षित गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी की जांच कर उसमें पानी की मिलावट का पता लगाता है। लैक्टोमीटर जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद में रख लेना है, लैक्टोमीटर जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होती है उलर झील है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिले में स्थित है। ये कौन से राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है उलर झील। अब इसे झेलम नदी से पानी मिलता है। याद रखना है, उलर झील को झेलम नदी से पानी मिलता है। इसका क्षेत्रफल लगभग
वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, लेकिन मौसम के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो वो है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के तहत आता है शिक्षा का अधिकार। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो शिक्षा का अधिकार जो है राइट टू एजुकेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार है। याद में रखना है, शिक्षा का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। अब यह जो है वो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। याद रखना है, 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था शिक्षा का अधिकार। ये सभी पॉइंट्स को याद में रख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य जिसमें हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे टोटल सीक्वेंस से 8 राज्य है जिसमें कर्क रेखा गुजरती है। अब इसकी कुल लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। सबसे लंबा हिस्सा आता है मध्य प्रदेश में। सबसे लंबा हिस्सा आता है मध्य प्रदेश में। अब माही नदी जो है इकलौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। याद रखना है, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। याद में से रख लेना है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थापित हुआ? तो वो तारापुर में स्थापित हुआ। भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो तारापुर में स्थापित हुआ। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो 28 अक्टूबर 1969 को हुई थी। 28 अक्टूबर 1969 को हुई थी। अब यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। याद में रख लेना है, यह भारत का जो पहला व्यावसायिक परमाणु स्टेशन है। इसका संचालन भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। याद में से रख लेना है सभी पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो बना है महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। याद रखना, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और सबसे लंबा है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना हुआ है। अब हीराकुंड बांध जो है वो भारत के उड़ीसा राज्य में संबलपुर के पास में स्थित है। अब ये किस राज्य में है? तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य के संबलपुर के पास में। अब इसका जो निर्माण है 1948 में शुरू हुआ और 1953 में ख़त्म हुआ था। अब इसका जो उद्घाटन है वो 13 जनवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। हीराकुंड बांध का उद्घाटन। तो ये सभी पॉइंट्स याद में रख लें। अब अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है UNO का मुख्यालय। अब हम इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट से याद में रख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र यानी UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। अब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। ये स्थापना वर्ष भी पेपर में पूछा गया है। अब 51 संस्थापक देशों के साथ शुरू हुए इस संगठन में वर्तमान में 193 सदस्य देश है। याद में से रख लेना है। अब संयुक्त राष्ट्र दिवस हम हर साल 24 अक्टूबर को मनाते हैं। अब हम वो 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। सभी पॉइंट्स को याद में रख लें। अब अगला प्रश्न है कि भारत में GST कब लागू किया गया था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अब इसे 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू किया गया था। 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत इसे लागू किया गया। अब भारत में हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। याद में रख लेना है, जीएसटी दिवस हम कब मनाते हैं, तो 1 जुलाई को हर साल मनाते हैं। अब भारत में जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था असम राज्य। भारत में जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य था असम, फिर दूसरा राज्य बना बिहार राज्य। तो दोनों को याद में रख लेना है। अब दुनिया में सबसे पहले फ्रांस में 1954 में जीएसटी लागू किया गया, यानी विश्व का फ्रांस ऐसा देश है जिसमें पहले जीएसटी लागू किया गया था। अब भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। याद में रख लेना है, भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो ये सभी पॉइंट्स को याद में रख लें। अब अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशंस का संबंध किससे है, तो वो है मत्स्य उत्पादन से। ब्लू रिवॉल्यूशन का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से है। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं। तो नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन यानी मत्स्य पालन फिश फार्मिंग के क्षेत्र से है। भारत में इसे 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990 के दौरान मछली और समुद्री उत्पादनों में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया था। नीली क्रांति कब हुई थी, तो वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये लाया गया था। अब इसके जो जनक है वो है हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है। तो याद रखना है, हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये दोनों को माना जाता है ब्लू क्रांति का जनक। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये मोस्टली बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो वो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। याद में इसे रख लेना है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को यानी प्रथम उपदेश को हम धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहती है। धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब गौतम बुद्ध संसार प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। याद में रख लेना है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध और उन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो पाली भाषा में दिया था। ये भी याद में रख लेना है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था और उनके पहले उपदेश के याद में सम्राट अशोक ने, मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में सारनाथ स्तंभ, जिसे हम अशोक स्तंभ भी कहते हैं, उसका निर्माण करवाया था। याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2005 में। सूचना का जो अधिकार है यानी आरटीआई जो है वो 2005 में लागू हुआ था। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं। तो सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम मुख्य रूप से 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत देश में लागू हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 को। अब आरटीआई विधेयक भारत की संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था। 15 जून 2005 को पारित हुआ था भारत की संसद के द्वारा। अब यह कानून लाने का जो उद्देश्य था वो था कि कानून सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने का अधिकार, यानी सरकारी कामकाज में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी लाना था कि कोई भी नागरिक आरटीआई के तहत गवर्नमेंट में हो रहे कामों की जानकारी वो ले सकता है। यह आरटीआई का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे, तो उसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फर खान।
भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे खान अब्दुल गफ्फर खान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय यानी विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फर खान, जिन्होंने 1987 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। अब खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमंत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। याद में रख लेना है, खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमंत गांधी के नाम से भी हम जानते हैं। अब दूसरे जो विदेशी थे वो थे नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1990 में भारत रत्न दिया गया था और वो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। याद में रख लेना है नेल्सन मंडेला, जो कि दूसरे विदेशी व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। अब भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उसका सही नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर थे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। अब उन्हें 1913 में उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में, याद रखना है गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया था 1913 में गीतांजलि के लिए। अब नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वो पहले एशियाई और गैर यूरोपीय व्यक्ति भी थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वो पहले एशियाई और गैर यूरोपीय व्यक्ति भी थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में स्थित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। अब यह पूर्वोत्तर भारत में असम के कार्बी आंगलोंग जिले में गोलाघाट और नागांव में स्थित है। यह उद्यान विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब यह जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। याद में रख लेना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अब इसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह। सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसकी सतह पर सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों की मोटी परत होती है। तो यही कारण है कि इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो उत्पन्न होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों की मोटी परत होती है। अब इसका जो औसत तापमान है वो 464 डिग्री सेल्सियस से 480 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल का तापमान, जिसमें शीशे को पिघलाने की में भी पर्याप्त होता है। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो होती है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसे हम लीवर कहते हैं। तो अब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर ग्रंथि है। अब यह एक प्रमुख पाचन ग्रंथि है जो पेट के दाहिने और ऊपर हिस्से में स्थित होती है। याद रखना है, पेट के दाहिने और ऊपरी हिस्से में स्थित होती है पाचन ग्रंथि। अब कार्य जो है पित्त का स्त्राव, वसा का पाचन, चयापचयन और रक्त को शुद्ध करना इसका मेन काम है। अब यकृत पित्त का उत्पादन करता है और डिटॉक्सिफिकेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य यह करता है। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट को याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे याद रख लेते हैं कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। अब यह नारा उन्होंने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए दिया था। ये भी पॉइंट्स को याद में रख लेना है। अब करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस संदर्भ में दिया था? तो उन्होंने कहा था
हम या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, हम अपनी गुलामी को जिंदा नहीं रखेंगे। यह संदर्भ देते हुए महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी जो है वो नेपाल से निकलकर बिहार में बहती है और अपने मार्ग को बदलने की प्रकृति और विनाशकारी बाढ़ के कारण यह उत्तरी बिहार में तबाही लाती है। कोसी नदी की जो प्रकृति है वो है अपने मार्ग बदलने की और एक विनाशकारी बाढ़ लाने की, जिससे बिहार में तबाही लाती है। अब यह नदी जो है वो तिब्बत और नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। अब यह नेपाल से होकर बिहार में प्रवेश करती है, जहां इसे सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशंस का जो संबंध है वो है दूध उत्पादन से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, इसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है। अब श्वेत क्रांति 1970 में भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी। अब श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अब अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य में। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राजस्थान में सबसे पहले लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान नागौर जिले में लागू की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया था। अब आधार क्या बना था? तो आधार था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों पर यह लागू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। अब इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां इस व्यवस्था को 11 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। तो ये सभी पॉइंट्स को याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसके पद की शपथ दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं यानी सीनियर मोस्ट जज राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। याद में रख लेना है। अब यह जो शपथ है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत ली जाती है। याद रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत ली जाती है यह शपथ। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो जेनेवा शहर में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। अब इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 7 अप्रैल 1948 को। अब 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो यही कारण है कि हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में WHO के 194 सदस्य देश है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वर्तमान में 194 सदस्य देश है विश्व स्वास्थ्य संगठन के। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट थे और ये कई बार पेपर में पूछे भी जा चुके हैं और हमने डिटेल में देखा ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए GK क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना GK की प्रैक्टिस करते रहे।